इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, आपको याद रखना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एग्जांपल 3.1 द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। उन्होंने बोला कि आपने क्वेश्चन में देखा ही था, क्वेश्चन में कितना स्पीड था 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। हमने ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें ड्रिफ्ट स्पीड काफी कम था। फॉर अ करंट्स इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स, तो इसके लिए करंट का रेंज कितना था 1.5 एम्पियर। याद आ रहा है आपको, ऊपर वाले क्वेश्चन में करंट का वैल्यू कितना था 1.5 एम्पियर के लिए हमें इतना स्पीड मिला था। तो उन्होंने बोला है हाउ देन करंट इज एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज। तो उन्होंने बोला है स्पीड, इलेक्ट्रॉन का स्पीड तो बहुत कम है, फिर भी सर्किट को हम जैसे क्लोज करें मतलब ऑन करें तो करंट एस्टैब्लिश कैसे हो जाता है। तो इसका रीजन यहाँ पे लिखा भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सर्किट को हम जैसे ऑन करते हैं तो क्या सेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा, क्योंकि सर्किट को ऑन किया तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे सेट होगा। तो उन्होंने बोला है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, लोकल जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कंडक्टर के अंदर में जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन थे उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण उनका क्या होने वाला है, ड्रिफ्टिंग होने वाला है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंडक्टर है आपके पास, इस कंडक्टर को हमने बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे ऐसे कहीं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है उनको तो ड्रिफ्ट मिलेगा। बात समझ में ना आपको? इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे उनको क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ड्रिफ्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं लोकल इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट। लोकल इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट का मतलब समझ में आ गया, जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन थे उस पोजीशन पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा तो उनको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। आगे उन्होंने बोला है, तो उन्होंने बोला है यहाँ पे कि जो करंट का एस्टेब्लिशमेंट होता है, करंट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन का एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर होना जरूरी नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा तो इसका मतलब करंट आएगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट भी हो रहा है, फिर भी करंट क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा होने, जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे तब करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, स्टेडी हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन मोशन करे, ड्रिफ्ट करे, फिर भी वहां पे क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। आई बात समझ में? मतलब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट जब स्टार्ट हो गया तब भी करंट एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे तो करंट का जो वैल्यू था वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ड्रिफ्ट मिला वैसे तो करंट क्या हो जाने वाला है, एस्टेब्लिश हो जाने वाला है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर किसी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा तब भी करंट आएगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन का अगर ड्रिफ्ट भी होता है तो वहां पे करंट क्या हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। बस स्टेडी करंट एस्टेब्लिश होने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाना जरूरी है। आई बात में? इसमें बस हमें इतना पता है। आगे देखो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, उसमें हमें बोला है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्होंने बोला है ड्रिफ्ट क्यों होता है, ड्रिफ्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। आई बात समझ में? उसके कारण क्या मिलेगा, उसके कारण ड्रिफ्ट मिलेगा। किसको ड्रिफ्ट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स को। तो उन्होंने बोला है बट फोर्स शुड कॉजेस एक्सेलरेशन। तो उन्होंने बोला है फोर्स तो एक्सेलरेशन भी बनाता है फिर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे। तो उन्होंने बोला है व्हाई देन डू द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उन्होंने बोला है अगर ऐसा है, अगर फोर्स एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज स्पीड है, जो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड है वो स्टेडी क्यों है, वो कांस्टेंट क्यों है, ऐसा हमसे सवाल पूछा है। आई बात समझ में? एक बार फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन में हमें ऐसे बोला है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सप्लाई करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा तो उनका वेलोसिटी चेंज होगा, उनका स्पीड चेंज होगा। अगर स्पीड में चेंज है इसका मतलब एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन है तो फिर एवरेज स्पीड कांस्टेंट क्यों मान रहे हो आप, इसका मतलब यह है। तो क्यों मान रहे हैं इसका रीजन भी हमारे बुक में हमें यहाँ पे मेंशन है। तो देखो सीधी बात है, यहाँ पे वो हमें बोल रहे हैं एच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज एक्सेलरेट।
जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, ये 100% श्योर है। फिर उन्होंने हमें आगे और एक चीज बताई है, इंक्रीजिंग इट्स ड्रिफ्ट स्पीड। तो जैसे एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड इंक्रीज होगा। मतलब पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया था तो स्पीड इंक्रीज हुआ था क्या? नहीं हुआ था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के कारण ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा। कब तक इंक्रीज होगा? तब तक इंक्रीज होगा जब तक इलेक्ट्रॉन किसके साथ टकराव ना करे? पॉजिटिव आयन के साथ टकराव ना करे। मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पीड कब तक इंक्रीज होगा पता चल गया आपको? जब तक इलेक्ट्रॉन किसके साथ कोलाइड ना करे, कोई उसके आजू बाजू में पॉजिटिव आयन से उसके साथ टकराव ना करे, तब तक स्पीड इंक्रीज होगा। फिर क्या होगा? अगर टकराव हो गया, इट लूजेस इट ड्रिफ्ट स्पीड। उन्होंने बोला है कि अगर टकराव हो गया किसके साथ? पॉजिटिव आयन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन अपना ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो लॉस कर देगा। इसका मतलब वो स्पीड कम हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला बट जैसे ही टकराव हो गया फिर से क्या होगा? फिर से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करना शुरू करेगा एंड इंक्रीजेस इट्स ड्रिफ्ट स्पीड। मतलब पहले भी स्पीड इंक्रीज हो रहा था बिफोर कोलिजन, अभी भी टकराव होने के बाद स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो उन्होंने हमें बोला है इंक्रीजेस इट ड्रिफ्ट स्पीड अगेन ओनली टू सफर कोलिजन अगेन। तो उन्होंने बोला है कि ये स्पीड कब तक इंक्रीज होगा? फिर से जब तक टकराव ना हो। मतलब पहले क्या था? टकराव नहीं था तो स्पीड में कोई इंक्रीमेंट, फिर टकराव होने से पहले जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो एक्सेलरेट हो रहा था, स्पीड इंक्रीज हो रहा था। टकराव हुआ फिर से उसका स्पीड क्या हो गया? डिक्रीज। टकराव कंप्लीट होने के बाद उसका स्पीड जो डिक्रीज हुआ था वो फिर से क्या होने लगा? इंक्रीज होने लगा। कब तक इंक्रीज होगा? जब तक अगला टकराव ना हो तब तक इंक्रीज होगा। तो उन्होंने बोला है इसीलिए ऑन द एवरेज, तो ऐसा सीक्वेंस हमें एवरेज लेके चलना है, इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर ओनली ड्रिफ्ट स्पीड। मतलब इंक्रीमेंट था, टकराव के टाइम सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं था, टकराव होने के बाद फिर से क्या है? इंक्रीमेंट। एवरेज निकालो तो वो एवरेज क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। आई बात समझ में? इसलिए हम यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड को क्या लेके चलते हैं? कांस्टेंट लेके चलते हैं। ये आपको याद रखना है। बिफोर कोलिजन स्पीड इंक्रीजेस, आफ्टर कोलिजन स्पीड इंक्रीजेस। ऑन एन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड आपका हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, आगे अगला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज स्मॉल। उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड तो बहुत स्मॉल होता है, अभी हमने देखा कितना होता है? मिलीमीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है। देन इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल। उन्होंने बोला है ड्रिफ्ट स्पीड भी स्मॉल है, चार्ज भी स्मॉल है, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन कंडक्टर। उन्होंने हमसे ऐसे पूछा है, स्पीड भी स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी स्मॉल है, तो फिर इतना बड़ा एम्पेयर में करंट कैसे स्टेब्लिश होता है? सवाल है। एक बार फिर से बताता हूँ, ड्रिफ्ट स्पीड किसकी रेंज में है? मिलीमीटर पर सेकंड के रेंज में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बहुत बड़ा चार्ज है क्या? ये दोनों चीजें बहुत स्मॉल है। ये चार्ज का वैल्यू -19 की रेंज में है और स्पीड का वैल्यू किसकी रेंज में है? तो ये दोनों स्मॉल है, तो फिर करंट लार्ज कैसे? दोनों रिलेशन से ऐसे आना चाहिए। देखो ध्यान से देखना, I इज इक्वल टू NEAVD। ये स्मॉल तो करंट भी क्या होना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू क्या होता है? NEAVD। V स्मॉल, E स्मॉल, तो I भी स्मॉल होना चाहिए, तो I स्मॉल क्यों नहीं है? ऐसा सवाल हमसे। बात समझ में आ गया आपको? तो सीधी बात है, यहाँ पे E स्मॉल है, VD स्मॉल है, क्या N स्मॉल है? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम नंबर में है? नहीं है, इसीलिए I आपका ज्यादा होता है। आई बात समझ में? एक बार फिर से बताता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं। तो कितने ज्यादा होते हैं? यहाँ पे मेंशन है 10⁻29 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10⁻29। बहुत एनॉर्मस नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होने के कारण करंट क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर से एक बार बताता हूँ, ड्रिफ्ट स्पीड स्मॉल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल है, उससे भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं। किनके कंपेयर में? VD और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कंपेयर में क्या ज्यादा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या नहीं वो देख लो। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 10⁻29। चार्ज का वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, चार्ज का वैल्यू है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये कूलम में था और ये आपका पर मीटर क्यूब है। बोलो
कौन सी पावर बड़ी है सबसे, इन दोनों में पावर कौन सी बड़ी है, तो ये बड़ा हुआ ना। अगर ये बड़ा हुआ है, किन के कंपेयर में बड़ा है, ये ई के कंपेयर में भी बड़ा है और वीडी के कंपेयर में भी बड़ा है। सिर्फ बड़ा नहीं, वो बहुत बड़ा है। n is very 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 greater than vd, n is very very greater than e। अगर n बड़ा है तो करंट तो बड़ा ही आएगा। आई बात समझ में आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है वो। ऑब्वियसली बात है, अगर vd छोटा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज छोटा है, तो फिर करंट इतना बड़ा कैसे है, तो करंट बड़ा क्यों, पता चल गया आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं, कितने होते हैं फिर, अप्रॉक्स 10⁻29, बहुत ज्यादा है, आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा है। ओके, आगे देखो, उन्होंने फिर हमें और एक सवाल पूछा है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आ सकता है आपको ऐसा, VD इज स्मॉल, E इज अ स्मॉल, देन व्हाई करंट इज नॉट स्मॉल, तो आप बता सकते हो क्यों स्मॉल नहीं है, बिकॉज नंबर डेंसिटी इज वेरी लार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट कहां से कहां पे होता है, देख लेते हैं हम, ध्यान से देखना। ये हमारे पास कंडक्टर है, हमने यहाँ पे एक बैटरी का सप्लाई किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड सेट हुआ, तो सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से कहां पे जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। कॉमन सेंस समझ में आ गया आपको। तो उन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट कहां से कहां पे होता है, लोअर टू हायर पोटेंशियल होता है। डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, क्या इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जाना तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में है, लेकिन कुछ ऐसा जा रहे हैं, देखो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे, लेकिन इनका टारगेट क्या पता ना आपको, फाइनल टारगेट उनका क्या है, जाना तो मैंने बोला एग्जिट करना है आपको, तो कोई ऐसे घूम के आएगा, कोई ऐसे घूम के आएगा, कोई ऐसे आएगा, लेकिन जाना तो बाहर ही आपको। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है, तो कॉमन सेंस तो हमें बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट होता है वो लोअर टू हायर पोटेंशियल होता है, तो हमें पता है। बट सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ड्रिफ्ट के टाइम क्या वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, नहीं, वो अभी भी उनको जाना तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन उनका जो टाइमिंग है वो अलग अलग होता है। आई बात समझ में? बाहर निकलना है तो कोई पूरा क्लास का राउंड मार के बाहर निकलेगा, कोई इधर उधर भटक के बाहर निकलेगा, लेकिन निकलना तो कहाँ पे है, तो वैसे ही जाना तो सब कहाँ पे है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इधर उधर घूम के वो जाएंगे। आई बात समझ में? इसका मतलब है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी के सभी सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में, लेकिन बाद में तो वो जाएंगे कहाँ पे, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे तो उन्होंने हमें नेक्स्ट इसमें बोला, देखो यहाँ पे लिखा भी है, बाय मीन्स नो, बाय नो मीन्स सभी के सभी ऐसा थोड़ी करेंगे। कॉमन सेंस तो ये बोल रहा है कि वो जाना तो अपोजिट टू ही है, लेकिन कैसे पता चल गया आपको, सेम टाइम पे नहीं जाएंगे, वो थोड़ा इधर उधर भटके जाएंगे। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर द लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो बहुत सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से क्या, एक इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन से 10⁻29 इतने इलेक्ट्रॉन से, तो सभी का हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई बात समझ में? तो हमें सबका विचार करना पड़ेगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स का क्या लेना पड़ेगा आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट एक टाइम पे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन, लेकिन जाएंगे वो जरूर, लेकिन टाइम उनका सेम नहीं रहेगा। नेक्स्ट, आर द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइंस बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल। उन्होंने बोला है कि जब टकराव होता है तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। उन्होंने दो कंडीशंस दी है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा तो क्या उनका पाथ स्ट्रेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रहा तो क्या उनका पाथ स्ट्रेट होगा। ऐसा दो सवाल है हमसे, फिर से एक बार बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव आयन के साथ में कोलाइड करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनका पाथ कैसा होता है। तो यहाँ पे देखो, जब
इलेक्ट्रिक फील्ड का एब्सेंस है तो उनका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस रहेगा तो उनका पाथ कर्व रहेगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एब्सेंट है तो वहां पे ड्रिफ्ट नहीं है, इसलिए उनका पाथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दो तो उनको ड्रिफ्ट मिलेगा, उस ड्रिफ्ट के कारण उनका पाथ क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा ये थ्योरी वाला क्वेश्चन था। थ्योरी वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या था? कुछ डाउट है इसमें? पता चल गया आपको? ओके, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है मोबिलिटी। कौन सा टॉपिक है आपका? तो व्हाट इज मोबिलिटी? तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज बताई थी, एक बार फिर से देख लो। इज VD इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ई कैपिटल ए टाउ बाय एम। VD वेक्टर कुछ ऐसा होता है ना। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के ऊपर। बात समझ में ना आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड है तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई बात समझ में? इसका मतलब वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा? अपोजिट। लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले, क्या ले? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के क्या होता है? प्रोपोर्शनल, क्योंकि बाकी टर्म्स तो आपके कांस्टेंट की तरह क्रिएट हो रही है। तो हम बोल सकते हैं VD इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लेंगे हम म्यू विथ म्यू इंटू ई, तो म्यू क्या हो जाएगा? VD डिवाइड ई। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये इन सिंपल वर्ड्स मोबिलिटी क्या होता है पता है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन कितना इजीली मूव आउट करते हैं कंडक्टर के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। आई बात समझ में? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना इजीली मूव करेंगे, उसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का सिंपल मतलब होता है कि वो कितना आसानी से मूव कर सकते हैं, किसके अंदर में? कंडक्टर के अंदर पे। लेकिन ऐसा कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो क्या वो इजीली मूव आउट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। अगर इजीली मूव आउट करते तो करंट रहता, मतलब एक वायर है, उस वायर को हमने सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो वायर को अगर आप छूओगे तो आपको करंट लगना चाहिए। ऐसा होता है क्या? जब आप वायर को सर्किट के साथ कनेक्ट करते हो और सर्किट को ऑन करते हो तभी तो आपको करंट लगेगा। इसका मतलब वायर के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक ड्रिफ्ट दिया, तब जाके आपको करंट लगा। ऐसा लगा आपको करंट? ऐसा करंट लग रहा है आपको? क्यों नहीं लग रहा है? इलेक्ट्रॉन्स तो थे, तो लगना चाहिए था। लग रहा था क्या? नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि ये जो ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे उतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन कितना इजीली मूव आउट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होता है समझ में आ गया आपको? साइंटिफिक वर्ड में मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड वर्ड आया है क्योंकि हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हमें सिर्फ क्या लेके चलना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड ही लेके चलना है। आई बात समझ में? तो म्यू इज इक्वल टू VD डिवाइड में व्हाट इज VD? मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ई? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इस रेशियो को हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मोबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है। ऐसा यूनिट क्या है इसका? तो देख लो, इसका ऐसा यूनिट हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसका क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? इसकी पावर ऑलरेडी 1 है, 1 + 1 2। ये वोल्ट ऊपर जाएगा तो -1 होगा। ऊपर ऑलरेडी माइनस सेकेंड है, दिख रहा है आपको? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। आई बात समझ में? आगे अब देखो, अगर मैं यहाँ पे, हमें पता है 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो तो कितना आएगा देख लेते हैं। कितना आएगा ये देखो, 1 मीटर का वैल्यू कितना है? 10⁻² सेंटीमीटर। उसका क्या है? स्क्वायर है। वोल्ट पर सेकेंड। तो कितना होगा? 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड कितना होता है? 10⁻⁴
सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड होता है। आई बात समझ में? इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट कौन सा पता चल गया आपको? सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाई? क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड बहुत ज्यादा थोड़ी होता है, ड्रिफ्ट स्पीड तो mm में होता है, मिलीमीटर पर सेकंड में होता है। तो इसका हम एक और यूनिट ले सकते हैं, मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? ये भी ड्रिफ्ट स्पीड का ही यूनिट है। आई बात समझ में? तो ये चेंज करने की जरूरत क्यों थी, पता चल गया आपको? क्या जरूरत थी? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो यूनिट हम लेते हैं, मीटर पर सेकंड लोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटा यूनिट लेके चलते हैं। छोटा यूनिट क्या होता है? मिलीमीटर पर सेकंड भी होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी होता है। तो हम सेंटीमीटर पर सेकंड लेके चल रहे हैं। तो इसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम? देखो, हम होल्ड को भी किस में चेंज कर सकते हैं? सीजीएस यूनिट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में किया नहीं है, वो काफी छोटा वैल्यू हो जाएगा। आई बात समझे? इसलिए हमें सिर्फ किसको चेंज करना है? मीटर को किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। क्यों चेंज करना है? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो बहुत कम होता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 10 पावर 4। ये हमारा एमसीक्यूज है। आई बात समझ में? ये पूरा का पूरा लाइन आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। समझ में आ गया? 10 पावर 4 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, अगर मैं 1 मीटर को किस में चेंज कर दो? मिलीमीटर में, तो कितना आंसर आएगा बताओ आप? आप बताओ कितना आंसर आएगा? तो हमें पता है 1 मीटर विच इज इक्वल टू 10 पावर कितना? 10 पावर -3 या +3? +3 मिलीमीटर। बात समझ में आ गई? वैल्यू प्लेस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना होगा? 10 पावर 6। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आगे। ओके, अब मैं आपसे अगर पूछूं, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वीडी विच इज इक्वल टू ई टाउ ई बाय एम। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो हमें पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? वीडी बाय ई। वीडी का वैल्यू प्लेस करो। क्या है वीडी का वैल्यू? ई टाउ ई बाय एम, और नीचे क्या है? ई है, कैंसिल हो जाएगा। ई टाउ डिवाइड एम। तो यहां से भी एक यूनिट आएगा। तो यहां से यूनिट क्या आएगा? कूलम। E फॉर चार्ज, चार्ज का कूलम, टाइम का सेकेंड, और नीचे आएगा पर केजी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कूलम सेकेंड पर केजी। बात समझ में आ गई? ये भी आपका यूनिट है जो गुजकैट के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये फंडामेंटल यूनिट है। कौन सा यूनिट है ये? फंडामेंटल, मतलब सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट है या फिर ऐसा यूनिट है। आई बात समझ में? इसको हम बोलते हैं एमकेएस यूनिट और ऐसा यूनिट, दोनों का मतलब एक ही है। ये भी है, तो हम बोल सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड विच इज इक्वल टू कूलम सेकेंड पर केजी। ये भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। आई बात समझ में? आपको बोर्ड में ऐसे दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें ये वाला एक ऑप्शन रहेगा, ये वाला एक ऑप्शन रहेगा, ये वाला भी एक ऑप्शन रहेगा। बस एक है कि एक ऑप्शन वहां पे मैच नहीं करेगा, वही हमारा आंसर रहेगा। आई बात समझ में? आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखो, तो ये हो गया हमारा। हाँ, और एक चीज कर सकते हैं हम। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया? कूलम सेकेंड पर केजी। तो यहां से हम थोड़ा सा एम्पियर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? Q डिवाइड में T। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या आएगा? IT। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। इसका क्या होता है? सेकेंड। तो यहाँ पे प्लेस करो, ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड स्क्वायर पर केजी। ये भी किसका यूनिट है? ये भी आपका मोबिलिटी का ही यूनिट है। बात समझ में आ गई? एक बार ध्यान से देखो, कूलम ये वाला यूनिट किसके फॉर्म में हमने ये किया है? एम्पियर सेकेंड में। तो दोनों अभी भी ये किसका यूनिट है? अभी भी ये मोबिलिटी का यूनिट है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे डिफरेंट टाइप के यूनिट दिए जाते हैं, और एक ऐसा ऑप्शन रहता है जिसमें वो यूनिट मैच नहीं करता। ओके, यूनिट के ऊपर और डायमेंशन के ऊपर तो 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। मतलब 50 एमसीक्यूज में 2 एमसीक्यूज आपको पता चल गए कि कहां से आएंगे, यूनिट एंड डायमेंशंस। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई बात समझ में? डायमेंशंस बताओ। डायमेंशंस, तो देखो, अभी हमने कौन सा यूनिट लिखा था? कूलम सेकेंड पर केजी। तो यहां से हम केजी बोले तो मास, मास की पावर -1।
सेकेंड बोले तो टाइम, टाइम इसकी पावर क्या होती है आपके पास t1। कूलम, कूलम बोले तो a1 t1 हो गया। तो इसको सॉल्व करो, m-1 L0, L तो है नहीं वहां पे, 0 t पावर 2 और a पावर 1, ये इसका क्या है, ये इसका डायमेंशंस है। क्लियर हो गया। तो डायमेंशंस ऑफ मोबिलिटी आपके बुक में, ओल्ड वाले बुक में, बुक के पीछे एक टेबल दिया है, उसमें वो गलत दिया है, वो आपको याद नहीं रखना है। देख लो आपके बुक में दिया रहेगा वो टेबल में, टेबल मतलब लेसन जहाँ पे कंप्लीट होता है वहां पे ब्लू कलर का टेबल दिया है, उसमें देख लो यूनिट वो गलत है, डायमेंशंस वो गलत है, देख लो दिख रहा है क्या आपको, देख लो। लेसन के लास्ट में एक्सरसाइज के ऊपर एक टेबल दिया है, उसके इसमें देख लो ऑफ ओहम्स लॉ, ये वाला टॉपिक बोर्ड में 3 टाइम्स आपको ये क्वेश्चन में आया हुआ है। बोर्ड में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन 3 टाइम्स पूछा गया है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। तो क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमें पहला लिमिटेशंस, पहला ग्राफ, हाफ मार्क्स इसके लिए होता है, हाफ मार्क्स इसके लिए होता है, ग्राफ का हाफ मार्क्स, लिखने का हाफ मार्क्स, टोटल 1 मार्क्स। ऐसे कितने हैं, 3 लिमिटेशंस है, 3 लिमिटेशंस का हाफ ऑफ मार्क्स आएगा, 1.5 मार्क्स लिमिटेशन लिखने का और ग्राफ ड्रॉ करने का, टोटल 1.5। तो कितना हो गया, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं, आपकी बुक में जैसे दिया बस वैसे आपको समझना है। सबसे पहले देखो उन्होंने बोला है यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर के केस में क्या होता है, एक लिमिट तक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट प्रोपोर्शनल में होता है। देखो यहां तक ही प्रोपोर्शनल में है, दिख रहा है। इसके बाद ये ऐसा कर्व होते जा रहा है, जहां पे कर्व हो गया समझ जाना, वहां पे जहां पे V और I दिख रहा है आपको, ये V और I इसका स्लोप कर्व हो गया, वहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। अभी बात समझे। तो इस ग्राफ में कहां तक स्ट्रेट लाइन है, यहां तक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यहां तक ही V प्रोपोर्शनल टू I है। इसके बाद जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक होती जा रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, प्रोपोर्शनल है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई। ओहम्स लॉ हमें क्या बताता है, ओहम्स लॉ हमें बताता है कि V प्रोपोर्शनल टू, लेकिन ओहम्स लॉ एम्पिरिकल लॉ है। एम्पिरिकल लॉ मतलब वो यूनिवर्सल थोड़ी है, वो सभी मटेरियल्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। जो मटेरियल ओहम लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम ओहमिक मटेरियल बोलते हैं। जो सर्किट ओहम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम ओहमिक सर्किट बोलते हैं। तो जो सर्किट फॉलो नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ओहमिक सर्किट बोलेंगे। सर्किट ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ओहमिक सर्किट। जो ओहम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो क्या होता है, ओहमिक सर्किट। जो मटेरियल ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो ओहमिक, नॉन ओहमिक मटेरियल। जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या होता है, ओहमिक मटेरियल। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले ओहम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ यूनिवर्सल लॉ है, वैसे कोई यूनिवर्सल लॉ ये एम्पिरिकल लॉ है। इसलिए कोई मटेरियल इसको फॉलो करेगा, कोई मटेरियल फॉलो नहीं करेगा, कोई सर्किट फॉलो करेगा तो कोई सर्किट फॉलो नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला यहाँ पे एक टाइम तक V प्रोपोर्शनल टू I होता है, उसके बाद ये प्रोपोर्शनैलिटी सीज हो जाती है। सीज हो जाती है मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। प्रोपोर्शनल में हो लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लीनियर रिलेशन नहीं है। कौन सा रिलेशन नहीं है, अगर वोल्टेज 2 टाइम बढ़ रहा है तो करंट भी 2 टाइम बढ़ना चाहिए। ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी आगे फॉलो नहीं होता है। ऐसा क्यों फॉलो नहीं होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसके लिए ऐसा नहीं होता। ओके, आपको याद रखना है। आगे देखो उन्होंने बोला है, तो पहला समझ में आ गया, V सीजेस टू प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब समझ में आ गया कि एक टाइम के बाद V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मतलब वो लीनियर रिलेशन को फॉलो नहीं करते। ओके, आगे देखो हमें कैसे पता चलेगा, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो रिलेशन फॉलो हो रहा है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, देखो यहाँ पे कर्व दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब यहाँ पे ओहम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। आगे देखो उन्होंने बोला है आगे, द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। उन्होंने बोला है पूरा V और I का रिलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, V के साइन के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल समझा रहे हमें वो, उन्होंने बोला है अगर करंट I के लिए वोल्टेज V है, I के लिए वोल्टेज V है, तो उन्होंने बोला कि आप क्या कर दो, डायरेक्शन ऑफ V रिवर्स कर दो। मतलब हमें सिर्फ V का वैल्यू सेम रखना है लेकिन डायरेक्शन क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। क्या करना है पता चल गया आपको, मतलब पहले इसका प्लस माइनस था, माइनस प्लस कर दो, तो ऐसा डायरेक्शन आप रिवर्स कर दो। डायरेक्शन देखो यहाँ पे एक है डायरेक्शन ऑफ V। अब देखो इंपॉर्टेंट है ये, अब आपको थोड़ा एनसीईआरटी का पता चलेगा कि एनसीईआरटी आपको किस तरीके से लॉजिकल थिंकिंग करवा रही है। V इज अ स्केलर क्वांटिटी,
पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो V का डायरेक्शन कैसे है फिर? देन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ V, V इज अ, तो लिखा तो गलत है या सही है? आप देखो सही लिखा है वो, लेकिन आपको सोचना क्या है, पोलैरिटी चेंज करनी है आपको। क्या चेंज करनी है? तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि V का वैल्यू सेम रखो, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, आप पोलैरिटी चेंज करो। इसका मतलब सिंपल है कि डायरेक्शन ऑफ V आप चेंज कर दो। तो उन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना है, मैग्नीट्यूड को चेंज। तो उन्होंने बोला है आपको सेम करंट नहीं मिलेगा, मतलब इसका वैल्यू 2 वोल्ट था, इसका वैल्यू भी 2 वोल्ट है, बस पोलैरिटी आपने चेंज कर दी। तो पहले करंट कितना मिल रहा था? I, तो अभी आपको I करंट नहीं मिलेगा, आपको I डैश करंट मिलेगा। एग्जांपल्स सेमीकंडक्टर डायोड, इसका एग्जांपल कौन सा है? ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, अब ध्यान से देखना यहाँ पे। इस ग्राफ को समझ में आ गया तो ऊपर वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। इधर ये होता है फॉरवर्ड बाइस, इधर ये तो होता है रिवर्स बाइस। तो आपके पास एक पीएन जंक्शन होता है, हम सेमीकंडक्टर लेसन में पढ़ेंगे आगे जाके, लेसन नंबर 14 सेमीकंडक्टर ये हमारा लेसन है, उसमें आपको ये आएगा पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, फिर दोनों का फॉर्मेशन करके पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये वाला पार्ट पी होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, एन। तो अगर हम बैटरी को हम पॉजिटिव टर्मिनल लगाए पी वाले साइड और एन वाले साइड क्या लगाए, नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बाइस होता है। उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, रिवर बाइस हो जाएगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, फॉरवर्ड बाइस और दूसरा क्या होता है, रिवर बाइस। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये है फॉरवर्ड बाइस और ये कौन सा है, इधर ध्यान देना, फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स। तो ध्यान से देखना, 0.2 वोल्ट पे, कितने वोल्ट पे करंट मिली एम्पेयर में मिल रहा है, किसमें मिल रहा है वो? अगर आप इस साइड जाओगे तो यहाँ पे कहीं पे आएगा 0.2, तो उस टाइम आपको करंट माइक्रो एम्पेयर में मिल रहा है। बात समझ में आई? एक बार ध्यान से देखो, 0.2 पे कितना मिल रहा था, मिली एम्पेयर में। लेकिन उसी अगर आप अपोजिट साइड जाओगे, मतलब माइनस की साइड जाओगे, तो आपको इसी वैल्यू पे करंट किसमें मिल रहा है, सेम करंट मिल रहा है। क्या मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब V का वैल्यू हमने सेम रखा, तो क्या करंट सेम मिला? तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सेम वोल्टेज पे सेम करंट मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी। एग्जाम्पल याद रहेगा आपको, सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर में ऐसा होता है। एग्जाम्पल समझ में आ गया? फॉरवर्ड बाइस में 0.2 वोल्ट पे कितना वैल्यू मिल रहा था करंट का, एम्पेयर में, लेकिन वही 0.2 वोल्ट पे रिवर बाइस में कितना वैल्यू मिल रहा है आपको, माइक्रो एम्पेयर में। क्या सेम वोल्टेज पे सेम वैल्यू मिला करंट का? तो यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, क्या ये यहाँ तक ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, उसके बाद ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है क्या? तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर डायोड ये नॉन ओमिक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस पता चल गया आपको? आगे देखो, लास्ट में एक है, द रिलेशन बिटवीन V एंड I नॉट यूनिक। V और I का रिलेशन यूनिक नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको करंट का एक वैल्यू है, सेम वैल्यू है करंट का, लेकिन वोल्टेज आपको 2 मिलेंगे, एक V1 मिलेगा और एक V2 मिलेगा। होना क्या चाहिए पता है आपको, एक वोल्टेज तो एक करंट, दूसरा वोल्टेज तो इस ग्राफ में देखो, हमारे पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल में आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें मटेरियल का नाम दिया है GAS। तो यहाँ पे इस मटेरियल के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ तक ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे पॉइंट लिया, आगे भी हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, तो ये वाला एक सा लाइन ड्रॉ करो, कर दिया हमने लाइन। तो ये लाइन किसके लिए आ रहा है पता है आपको, करंट के लिए। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू सेम है, यही वैल्यू यहाँ पे है कि नहीं? लेकिन नीचे देखो, इसके लिए वोल्टेज V1 है, तो इसके लिए वोल्टेज, दो डिफरेंट वोल्टेज पे सेम करंट नहीं मिलता है ओम्स लॉ में। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दो। अगर 2 डिफरेंट वोल्टेज है तो सेम करंट नहीं मिलना चाहिए ओम्स लॉ में। यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। देखो आप, कितने वोल्टेज है, 2 वोल्टेज पे तो सेम करंट मिल रहा है आपको। क्या ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे? मतलब ऐसे कुछ मटेरियल से जो ओम्स लॉ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, उसमें एक एग्जांपल दिया आपको GAS का। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है,
यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ओम्स लॉ फॉलो, जहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर रीजन। तो ये कौन सा रीजन है पता चल गया आपको, लीनियर रीजन। यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, इसका मतलब कुछ टाइम तक ओम्स लॉ फॉलो होगा, कुछ टाइम के बाद ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। ऐसे भी कुछ मटेरियल्स है, आई बात समझ में। तो उसका एक एग्जांपल क्या है, जीएस। बात समझ में आ गई, क्या पढ़ा हमने पता चल गया आपको। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर वोल्टेज का V वैल्यू है तो उसके लिए करंट I है, अगर वोल्टेज का V1 वैल्यू है तो उसके लिए करंट I1 होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे हो रहा है क्या, दो सेम करंट I1 और दूसरा भी I1 है लेकिन वोल्टेज आपका डिफरेंट है, ऐसा नहीं होता है ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में अगर करंट का वैल्यू डिफरेंट है तो वोल्टेज का वैल्यू भी डिफरेंट आएगा, करंट का वैल्यू सेम है तो वोल्टेज का वैल्यू भी क्या आना चाहिए, सेम। यहाँ पे करंट का वैल्यू सेम है, दोनों जगह पे करंट का वैल्यू सेम है तो वोल्टेज क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज तो डिफरेंट है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है क्या, इस तरीके से हमारा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ कंप्लीट हो चुका है। दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए, उसको बस लिखना बाकी है, हम बाद में देखेंगे।